नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। बिहार के जाने माने पत्रकार मनीष कश्यप का केस अब देश के जाने माने सुप्रीम कोर्ट के वकील लड़ेंगे और अब उम्मीद की जा रही है कि मनीष कश्यप के खिलाफ जितनी भी एफआईआर दर्ज हुई हैं, वो बिहार में 14 एफआईआर हुई हैं, तमिलनाडु में 13 एफआईआर हुई हैं और उसमें तो एनएसए भी लगा दिया गया है। अब ये माना जा रहा है कि जो जाने माने वकील इस केस को लड़ेंगे, तो आपको बता दूं कि इस केस में एपी सिंह केस को हैंडल कर रहे हैं और ये वो शख्सियत है, सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील हैं जिन्होंने कई ऐसे केस लड़े हैं जिसमें बहुत टिपिकल मामला था और उस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उनको बाइज्जत बरी किया है, जिनका केस इन्होंने लड़ा है। तो एपी सिंह जी का मैं एक इंटरव्यू देख रहा था और उसमें वो जिस तरह से बता रहे थे कि उनके पास इस तरह के साक्ष्य हैं कि मनीष कश्यप को फंसाया गया है। उन्होंने कई साक्ष्यों को रखा और एडवोकेट एपी सिंह बताते हैं कि किस तरह से पहला जो मनीष कश्यप की बात में कहा जा रहा है कि साहब इस पर एनएसए लगाया, उसको हथकड़ी पहनाई, ये अवैध है। उन्होंने कहा एनएसए उस पर लगाया जाता है जिससे पूरे राष्ट्र को खतरा कुछ हो, दंगा करा सकता हो, जबकि मनीष कश्यप ने खुद सरेंडर किया है और वो कहीं भाग नहीं रहा है। उसने कोई अपनी पहचान नहीं छुपाई है। उसने दाढ़ी थी तो दाढ़ी रखी हुई है, जैसा वेशभूषा था वैसा रखा हुआ है। तब एनएसए लगाने का मतलब क्या है, उन्होंने उसको चैलेंज किया है। हालांकि इस मामले को लेकर के अब सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हो रही है और सुप्रीम कोर्ट इस मामले में फैसला देगा कि एनएसए लगाना गलत था और ये फंसाया गया है। जिस तरह से जो मनीष कश्यप के वकील हैं उन्होंने दलील रखी और उन्होंने कहा कि मनीष कश्यप ने जो तमिलनाडु के प्रवासी मजदूर है इसको लेकर के जो खबर बनाई थी उसका आधार क्या है, पहले उस पर ध्यान देना चाहिए। और वो दोषी हैं जिन्होंने अगर झूठी खबर थी तो चलाई, तो उन्होंने कई राष्ट्रीय अखबारों की कटिंग को दिखाया। उन्होंने हिंदुस्तान पेपर को दिखाया, उन्होंने बाकी इस तरह के और बड़े बड़े पेपर की कटिंग दिखाई जिसमें शुरू में ये शुरुआत होती है और खबरें छापी जाती हैं। कुछ हेडिंग उन्होंने पढ़ के सुनाए। उन्होंने कहा तमिलनाडु में हिंदी भाषी पर हमला, यह हेडिंग है हिंदुस्तान पेपर का। त्रिपुर से शुरू हुई हिंसा चेन्नई तक पहुंची, यह भी एक दूसरे अखबार का हेडिंग है। तो ये कह रहे हैं कि जब इस तरह की हेडिंग आई, उसमें फोटो छपी, उसके बाद कुछ यूट्यूब चैनल वाले लोग इसकी सच्चाई पता करने के लिए पहुंचे और जिस ट्वीट को लेकर के ऑब्जेक्शन है उस ट्वीट को भी एपी सिंह पढ़ते हैं और कह रहे हैं कि मनीष कश्यप ने जो सवाल पूछा तेजस्वी यादव से, भाई वो डिप्टी सीएम है और उनसे सवाल पूछा कि अखबार में जो ये खबर छपी है क्या ये खबर सही है, बिहार के लोगों पर हमला किया जा रहा है, इसकी सरकार जांच करे। वो कहते हैं कि क्वेश्चन मार्क लगाया है और सरकार से सवाल पूछा है और अखबार की कटिंग को टैग किया गया है। तो अखबार की कटिंग के सहारे से अगर कोई सवाल सरकार से पूछ रहा है तो सरकार से सवाल पूछना आम आदमी का कर्तव्य है। मनीष कश्यप एक पत्रकार है, वो सवाल पूछेगा, तो इसमें कहां गलत हो गया? सरकार की ऐसी कौन सा हानि हो गई कि 14 एफआईआर दर्ज कर दी, उसके खाते को सीज कर दिया गया। वो कह रहे हैं कि मेरे पास पूरे प्रूफ हैं, हम कोर्ट में उसे रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट में जब दलीलें जाएंगी और वो बताएंगे कि ये जो 42 लाख का जिक्र हो रहा है, आज की डेट में एक यूट्यूब चैनल जिसके लाखों फॉलोवर हों, 42 लाख रुपया वो मकान बनाने के लिए उसने रखे थे। कोई बहुत बड़ी कीमत तो होती नहीं है, क्योंकि आप देखिए कि देश में, पूरे देश में उनके चाहने वाले हैं और बिहार में भी बहुत यूथ जो है उनसे जुड़ा हुआ है, क्योंकि जिस तरह से वो पब्लिक के मुद्दे मनीष कश्यप उठाता है वो अपने आप में बाकी किसी चैनल में आपको देखने को नहीं मिलेगा। नाली कैसी खराब बनी है, सड़क कहाँ खराब बन गई है, अस्पताल में क्या भ्रष्टाचार है, और ये पत्रकार का धर्म है। तो पत्रकार अपना धर्म का पालन कर रहा है। हाँ, ये बात अलग है कि वो कहते हैं कुछ केस पहले भी हैं। तो जो एपी सिंह जी हैं, जो वकील हैं, उनका दावा है कि पहले भी इसी तरह साजिशन मनीष कश्यप को फंसाया गया और इस बार भी ऐसा लग रहा है कि उसको फंसाने के लिए इस तरह की कोई षड्यंत्र साजिश की गई। मनीष कश्यप की मंशा कतई ये नहीं थी कि वो विद्वेष फैलाए या तमिलनाडु में कोई अफरा तफरी फैले या तमिलनाडु सरकार को बदनाम किया जाए। वो कहते हैं कि मंशा पर बात है, मंशा के पीछे का कारण क्या है। जो खबर बनी उस पर एपी सिंह जी बात करते हैं कि वो जो खबर बनी
उसका कोई आधार लिया गया और वो आधार था राष्ट्रीय न्यूज़पेपर। राष्ट्रीय न्यूज़पेपर में शुरुआत हुई, फिर उस पर खबर बनी, और कई बार ऐसा हमने देखा है कि अगर कहीं खबर छपती है किसी न्यूज़पेपर में, दैनिक जागरण, अमर उजाला, हिंदुस्तान, ये बड़े बड़े अखबार हैं, तो लोग मानते ही हैं कि हाँ भाई कोई खबर छपी है। और कई बार हमने देखा है कि नेशनल चैनल पर ब्रेकिंग न्यूज़ चल जाती है। नेशनल चैनलों पे हमने देखा है कि वीडियो क्लिप किसी ने भेज दी चैनल को, गमछा डाला हुआ है और किसी की पिटाई कर रहे हैं, कोई थप्पड़ मार रहा है, कोई ट्रैफिक गलत चला रहा है, उस पर तुरंत न्यूज़ बना देते हैं बिना किसी जानकारी कि क्या हुआ होगा, और उसको ब्रेकिंग न्यूज में चला देते हैं। ये जो ब्रेकिंग न्यूज में चलाने की होड़ है, कई बार इसमें क्रॉस चेक नहीं कर पाते। फैक्ट चेक की जहां तक बात करें तो फैक्ट चेक के नाम पर भी ऑल्ट न्यूज के जो जुबैर है, हमने देखा कि किस तरह से मोहम्मद जुबैर ने फैक्ट चेक के नाम पर भी कई बार ऐसे ऐसे तथ्य सामने रखे हैं जो खुद में गलत थे, बड़ी बड़ी गलतियां की है। बाद में सरकार की तरफ से अब नियम बनाया जा रहा है। किरण रिजिजू जी कह रहे हैं कि हम एक ऐसा नियम बनाएंगे जो फैक्ट चेक खुद से हम करेगा सरकार के लेवल पे, और इस पर बड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन फिलहाल अभी तक ऐसा कोई गवर्नमेंट की तरफ से तंत्र खड़ा हुआ नहीं है। लेकिन हां, अगर ऐसी गलती हुई है तो गलतियां पहले भी हुई है, लेकिन किसी भी पत्रकार पर आज तक एनएसए तो नहीं लगा है। अब ये तो जवाब कोर्ट में देंगे, वो वकील देंगे तमिलनाडु के कि किस तरह से एनएसए क्यों लगाई गई, अब ये हटेगी कि नहीं हटेगी। हालांकि एपी सिंह जी का कहना तो ये है कि ये जरूर हट जाएगी, क्योंकि उनके पास जो सबूत हैं और जो उनके पास तथ्य हैं उसके आधार पर वो कह रहे हैं कि ये एनएसए गलत लगा है। और वो ये भी कहते हैं कि मानव अधिकारों का हनन भी तमिलनाडु की पुलिस ने किया है, क्योंकि हथकड़ी लगाना ये किसी भी कोई अपराधी जब तक सिद्ध नहीं हो जाता तब तक उसको हथकड़ी आप नहीं लगा सकते। वो तो ये भी दावा कर रहे हैं कि कोर्ट के अंदर भी ये मानव अधिकारों को देखते हुए जिसकी केस की सुनवाई हो रही है, अभी सजा नहीं मिली है, उसको चेयर तक दी जाती है, बैठने के लिए चेयर दी जाती है, ताकि उसका मान सम्मान बरकरार रखें। अपराधी है कि नहीं ये बाद में पता लगेगा, लेकिन शुरुआत में आप उसको मीडिया ट्रायल के जरिए या कहीं किसी के कहने पर अपराधी घोषित कर दें, ये तो अन्याय है। और इसीलिए लगता है अभी कि मनीष कश्यप का जो केस है, अब इसमें जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी तो मनीष कश्यप की तरफ से जो मांग है कि जितनी एफआईआर दर्ज तमिलनाडु और बिहार में है उसको एक जगह क्लिप कर दिया जाए और एनएसए हटाया जाए। इसके बाद ये देखना होगा कि क्या इसके लिए जो तथ्य रखे गए हैं तमिलनाडु पुलिस और बिहार पुलिस की तरफ से कि एक फेक न्यूज़ बनाई गई, उसमें कुछ लोगों ने फंडिंग की और सरकारों को बदनाम करने की एक साजिश थी, अफरा तफरी फैलाकर दंगा करने की साजिश थी, वो जो क्लिप है वो आज मैंने तो नहीं देखी है, तो अब देखने से पता लगेगा जब न्यायाधीश इस चीज़ को देखेंगे कि भाई उसमें गलती किसकी है। लेकिन इसके पहले ये भी हम देखेंगे कि किस तरह से पत्रकार के खिलाफ यदि कार्रवाई हो रही है और वो पत्रकार राष्ट्रवादी है, वो देश की बात करता है, वो सरकारों पर सवाल उठाने की बात करता है, तो किस तरह से एक पूरा तंत्र उसके विरुद्ध हो जाता है। सोशल मीडिया पर देखिए, ट्विटर अकाउंट पर देखिए, मनीष कश्यप के विरोध में ऐसे लोग उतरे हुए हैं। मतलब इसको ऐसा बना दिया है कि जैसे कि आरजेडी जेडीयू वर्सेस बीजेपी, जबकि मनीष कश्यप किसी पार्टी का, राजनीतिक पार्टी का ना तो कार्यकर्ता है और ना वो फेवर करता है, क्योंकि उसने योगी जी की सरकार के अंदर भी कई शहरों के अंदर सवाल उठाए, मोदी जी पे सवाल उठाए, और वो पत्रकार का धर्म है। लेकिन किसी के फेवर में यदि आप कोई न्यूज़ बना रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप उस पार्टी के कार्यकर्ता हो गए। तो एक बदले की भावना होती दिखाई देती है। लेकिन बिहार की जनता, खासतौर पर बिहार के युवा मनीष कश्यप को जिस तरह से प्यार करते हैं, पत्रकारों में एक लॉबी है जो मनीष कश्यप के लिए सहानुभूति रखती है, और यह तय किया गया है कि इस लड़ाई में मनीष कश्यप के हम साथ रहेंगे। और मैंने भी यह तय किया है कि मनीष कश्यप जैसा जो है वो न्यायाधीश तय करेंगे गलती है कि नहीं। एज ए मनीष कश्यप जो एक इंसान है, वो उसके अंदर जो इंसानियत है उसको देखते हुए मैं उसके साथ हूं, क्योंकि मैंने ये बहुत, मुझे पीड़ा होती है
कोई यदि पूरे देश में मैंने देखा है कि बिहार से पढ़े लिखे कोई इंजीनियर भी यदि हैं तो उसको ऐसा कहा जाता है ये तो बिहारी है। क्यों? क्या बिहार पिछड़ा हुआ है इसलिए? क्या बिहार प्रदेश बाकी प्रदेशों की तुलना में गरीब है इसलिए? ये क्यों है? ये पक्षपात क्यों है? ये दुर्भावना क्यों है? और साउथ में थोड़ा ज्यादा है ये चीजें कि भाषा का कुछ फर्क है, तो उसके कारण भी कहीं ना कहीं मन में किसी ना किसी के कुछ ऐसा रहता है, तो ये गलत है। तो अब कुल मिलाकर के हमें तो एक लगता है कि जो मनीष कश्यप है वो एक ऐसे राज्य से आता है जहां से क्रांति हुई है, इसलिए मैं उसके साथ हूं। ऐसे राज्य से आता है जो पूरे देश में सबसे ज्यादा आईएएस और आईपीएस और इंजीनियर देता है। वो ऐसे राज्य से आता है जहां के बच्चों को मैंने देखा है कि दिल्ली के एक 10x10 के कमरे में 10-10 बच्चे रह करके वो अपनी पढ़ाई कर रहे हैं और वो पार्ट टाइम में ट्यूशन भी पढ़ा रहे हैं, कहीं जाकर के कॉलेज और स्कूलों से कांटेक्ट करके अपना गुजारा भत्ता कर रहे हैं, लेकिन वो तैयारी कर रहे हैं आईपीएस और आईएएस की, मैंने देखा है। तो इतने मेहनती बच्चे, अगर उन पे एक एक पे स्टोरी बना दी जाए उनके जीवन पर, तो बहुत बच्चों को प्रेरणा मिलेगी। मनीष कश्यप का जीवन भी जो है उस पर यदि एक स्टोरी बना दी जाए कि देखिए कैसा बचपन था, वो इंजीनियर बना, उसके बाद उसने नौकरी नहीं की और उसने ये रास्ता चुना कि वो लोगों को सच्चाई दिखाएगा, तो एक अलग सा जीवन है। वो कोई पैदाइशी पत्रकार नहीं है और पैदाइशी बहुत रईस भी नहीं है और राजनीति में जाने का उसका अभी तक तो कोई इरादा नहीं है। और आपको यह भी बता दूं, कुछ लोग कह रहे हैं मनीष कश्यप राजनीति में आ जाएगा, तो हमने बहुत देखा है ऐसे पत्रकार जो राष्ट्रहित की बातें करते हैं, या ऐसे लोग बाद में पीछे कोई नहीं खड़ा होता, तो क्योंकि जातिगत समीकरण आता है और बिहार में और यूपी में, वो पूरे देश में, हमारे भारत में ये जातिगत समीकरण देखकर ही पार्टियां टिकट देती है, लोग वोट देते हैं। तो मनीष कश्यप का भविष्य राजनीति में तो मुझे नहीं दिखाई देता, पत्रकारिता में जरूर वो एक बेहतरीन पत्रकार है। हां, ये उससे अगर गलती हुई है तो उस पर आगे न्यायालय तय करेगा कि क्या करना है, लेकिन अगर वो निर्दोष है और अगर वो निर्दोष साबित हुआ तो क्या वो जो पीड़ा झेल रहा है इस समय, जो उसको तंज कसा जा रहा है, जो अपमानित किया जा रहा है, क्या ये वापसी आएगा? बड़ा सवाल है। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।